नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज की वीडियो में बात करते हैं प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, एक तापमान पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला देखिए, यदि एक चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस चालक तार की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मान दो ही बातों पर निर्भर करता है, तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर, इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे या लंबाई को कम करेंगे तो चालक तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है, इसका कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है। देखिए कैसे होता है। ये क्या है, सोडियम परमाणु है और ये क्या है, ये सोडियम आयन है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का अंतर है। दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन का अंतर है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है। इस सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। जबकि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। इस प्रकार से एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तब परमाणु उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु धनात्मक आयन का निर्माण कब करता है? परमाणु धनात्मक आयन का निर्माण कब करेगा? देखिए सोडियम प्लस आयन का निर्माण कब करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब वो क्या करता है, धन आयन का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए सोडियम परमाणु है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ये धन आयन का निर्माण किया है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई है, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। आगे देखिए, परमाणु ऋणात्मक आयन का निर्माण कब करता है? तो ऋणात्मक आयन का निर्माण कब करेगा? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 17 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्लोरीन आयन का निर्माण करता है। किस प्रकार का आयन? ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। इस ऋण आवेश की खोज किसके द्वारा की गई, मिलीकन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई, मिलीकन के द्वारा की गई। डीडीटी हमारे शरीर की किस ऊतक में संचित होता है? तो डीडीटी है वो वसा ऊतक में संचित होता है। और रासायनिक पदार्थों का खाद्य जल में संचयन क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। रासायनिक पदार्थों का खाद्य जल में संचयन जैविक आवर्धन कहलाता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन होता है। डीडीटी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोल मुलर के द्वारा डीडीटी का निर्माण सबसे पहले किया गया। किसके द्वारा? पोल मुलर के द्वारा। डीडीटी है क्या? तो डीडीटी है वो एक परबल कीटनाशक है। डीडीटी क्या है, एक परबल कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशमन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। गैमेक्सिन का उपयोग किस में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में गैमेक्सिन का उपयोग किया जाता है। पीतल मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है पीतल? तो पीतल है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है।
कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, जिसका संगठन कितना होता है, कॉपर 70% और 30%। 70 और 30% के अनुपात में कॉपर जिंक उपलब्ध होता है किसमें, पीतल में। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर हो जाता है तो धमनियां है वो कठोर हो जाती है। कांसा मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, जिसमें कॉपर 88% और टिन 12% होता है। कॉपर टिन की मिश्र धातु कांसा कहलाती है और 88:12 के अनुपात में होता है, 88% 12%। कौन सा हार्मोन गर्भाशय की दीवार को सिकोड़ता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्भाशय की दीवार को सिकोड़ता है। कौन सा हार्मोन रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रक्त दाब को बढ़ाता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो क्या करता है, रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ करके रक्त दाब को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, AgNO3 प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कम अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है। Zn यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और Ag कम क्रियाशील तत्व है, तो Zn के द्वारा Ag का विस्थापन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, जिसका प्रतीक Au होता है। धातु की क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता सोडियम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम के बाद में आता है सोडियम के बाद में आता है कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ओरम। इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील Au ओरम, और पोटेशियम के बाद में है सोडियम। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, कॉपर Zn निकल की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं, जिसमें कॉपर 60%, Zn 20% और निकल 20% होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, 2PbO प्लस Pb प्लस CO2। पहला ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, PbO क्या है, लेड ऑक्साइड है, और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है, तो PbO से ऑक्सीजन हट रही है, Pb में बदल रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कार्बन उपचयित है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उनका ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, केवल शीशे का अपचयन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन स गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ए और ब दो कथन है वो यहाँ पर सत्य है, ऑप्शन लास्ट वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए तथा ब सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Fe2O3 Al है वो अधिक क्रियाशील है, किससे, Fe से, तो Al के द्वारा Fe का विस्थापन हो जाता है, तो Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो लोह चूर्ण Fe पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं तो क्या होता है, FeCl2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है,
तो FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस से निकलती है। आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। देखिए अधातु में अ आ रहा है तो अम्लीय अ आ रहा है तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। इसमें अ नहीं आ रहा है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का क्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O का निर्माण होता है। आगे देखिए, दोने के सोडे या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि धोने की सोडे का जो रासायनिक सूत्र है उसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु पाए जाते हैं। जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। आगे देखिए, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र काफ़ी बार पूछा जाता है, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहा जाता है।